जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। सेल कब 100 लेनी है और कब 100 नहीं लेनी, सवाल ये होना चाहिए था। आप कह रहे हैं सेल कब 100 लेनी है, कब 100 से अबव लेनी है। गलत सवाल, क्योंकि आपने बुनियाद नहीं समझी। बुनियाद है लाल, जी हाँ लाल। ये वो वाला लाल नहीं है जो ये रंग नजर आ रहा है, ये लाल है मेरे लाल। तो मेरे लाल, ये लाल देखो, मैं अपने लाल देखता हूं, मेरे लाल ये लाल देखें। प्रॉफिट जिसके साथ लिंक्ड है उसे 100 लेना है और इक्वेशन पूरी करनी है। अब अगर प्रॉफिट लिंक्ड है कॉस्ट के साथ, तो मेरे लाल कॉस्ट को 100 लोगे, उस इक्वेशन में प्रॉफिट ऐड हो रहा है, वो जितना भी होगा तो सेल उससे ऊपर चली जाएगी। मैंने तो नहीं कहा सेल को कब ऊपर कब, ना 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 ना, लाल देखो लाल, जेड़ा पन्नो वही लाल, ये वाला लाल कह रहा हूं मैं जी। जेम ज टोटल सेल फॉर द ईयर है 432 इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। अच्छा जी, सेल्स टैक्स जो है ना, ये वैसे आप होता है एडजस्टेबल होता है ना, वो इनपुट, अच्छा नहीं आपने नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ लिया है। इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट है ना सेल्स टैक्स का। तो सेल्स टैक्स के अंदर कभी ऐसा लिखा होता है कि ये नॉन रिफंडेबल, नॉन एडजस्टेबल, तो कभी रिफंडेबल ना से एडजस्टेबल तो होता ही होता है ना। इनपुट आउटपुट के अगेंस्ट ये हो रहा होता है ना एडजस्ट, ठीक है। तो खामोश भी हो तो आपने सेल्स टैक्स को, वो कहता है अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स निकालो वैसे भी, ठीक है। तो ये 400, वैसे इसको अज्यूम करने की जरूरत तो नहीं है कि ये रिफंडेबल है एडजस्टेबल या नहीं है। वैसे नॉर्मली सेल्स टैक्स जो है, अगर खामोश हो तो कोई भी अजम्पशन ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि कॉस्ट या सेल्स की फिगर क्या है, उसने कहा सेल्स टैक्स इसमें कितना है, तो कोई मसला नहीं है। अगर ये 432 400 में 16% शामिल है, ठीक है, तो फिर वो 16% है कितना, तो हमने कहा जी हमें चाहिए सेल्स टैक्स की फिगर, ठीक है। सेल्स टैक्स की फिगर चाहिए और हमें गिवन है सवाल के अंदर सेल्स की फिगर 423 400। अब अगर इसमें 16% शामिल है तो ये 116 है। हमें क्या चाहिए 16। आंसर बताओ। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट तो हो गया हुआ है ना, कल कर लिया था, को मसला मैंने मिटा दिया पर कल कर दिया। अच्छा जी, नंबर 9 क्या है, सेल्स फॉर द ईयर 22 आर। हाँ ये भी अच्छे हैं, 3-4 सवाल जल्दी से देख लें इनको, जल्दी जल्दी करें यार, जल्दी करें प्लीज। सेल्स इस साल 2022 की हैं 593 और ये सेल 25% हायर हैं देन लास्ट ईयर। ये काम करने पड़ेंगे आपको पूरे सीएम में, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, ये करना पड़ेगा। इसलिए सीख लें, सीख लें, यहाँ पे आज वक्त है, आज मौका है, सीख लें। फिर वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। अगला मैच कब बेइज्जत होना है हमने, कल कहते हैं वो यके बाद दीगरे ही बेइज्जत हो रहे हैं हम परसों है नहीं, मायूसी तो काम अगे लंघ गया हूं तो ये शुक्र है, ये शुक्र है बंदा सुता उठता है तो हो गया होंगे जो। अच्छा जी, 22 की सेल है 593 750, ये सेल 25% हायर हैं पिछले साल की निस्बत। तो पिछले साल की सेल्स कितनी थी, अब ये सेल्स जो है ना, ये सेल्स ये 25% ज्यादा हैं। अगर ये 25% ज्यादा हैं तो फिर ये 125 हो चुकी है। हमें क्या चाहिए, पिछले की निस्बत ये 25 ज्यादा है ना, ठीक है। तो अगर ये 25 ज्यादा है तो 125 हो चुकी है, जैसे इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, ठीक है। तो 593 यही निकाल दो, ये सेल्स 2021 की आ गई जनाब
ने कहा जी ये 593,750 है। मेरी हर खबर पे नज़र होती है, जो खबरें तुम लोग हो ना, बुरी खबरें। अच्छा जी, 125 से डिवाइड कर दें और 100 से, आंसर इज 470। इसको 1.25 करके देखें, ऐसे ही ज़रा, 1,18,000 1.25 का है। यानी यूं भी हो सकता था कि वो 475 देकर कहता हमारे 2021 की सेल है 475 और एक्सपेक्टेड है कि अगले साल ये 25% बढ़ जाएगी, तो कितनी बनेगी ये भी निकालना पड़ सकता था। तो आगे ऐसे जाते। ओके, 125% किया है मैंने बाय द वे, 125% करके देख लें। आगे जी, रेंट 2020 का है 5 लाख, ये 10% 21 में बढ़ेगा, 12% 22 में, और फिर डिक्रीज हो जाएगा 5% 23 में। रेंट निकालो जी। ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ आज, आप लोगों का टाइम सक्सेसफुली वेस्ट कर रहा हूँ आज मैं। लेट मी कर। हाँ जी, 2020 में रेंट 5 लाख था, 5,000 में कर रहा हूँ सवाल, ठीक है जी। 500 था रेंट, 21 में हो जाएगा 500 का 110%, 1.1। बेटा ये 2 तरीके हैं लिखने के, आज ही देख लो। इसका आंसर क्या आता है वैसे? 550। अब ये 550 निकालने के 2 तरीके हैं, 550 जमा 10% ऑफ 550 करें, या 550 को 110% कर लें। बात एक ही है, मैंने यही किया है। 110% है ये, असल में परसेंट का मतलब है 110/100 पर 100, तो 1.1 बन जाता है। तो ये मैंने डायरेक्ट किया है, कोई मसला ये मैं ऐसे ही करूंगा फिर पूरे सीएमए में। इतना टाइम तो नहीं होता कि हम यूं करके लिखें 550 जमा 10% और 12%। बस जो परसेंटेज होगी उसको 1 में ऐड करेंगे और यहाँ पे बढ़ा लिया करेंगे, और कम करना होगा तो 1 में से माइनस करेंगे। वो कहते हैं 5% कम हो गया तो 0.95। किधर? हाँ 500 ही आएगा। मैंने क्या कहा है, मैंने क्या लिखा हुआ है? 500 ही लिखा हुआ है, तो 500 ही है 500 ही है। काट लो डांगा, हाँ काट लो डांगा, काट लो। मैं तो गलती करता हूँ, डांगा काट लिया करो। गलती होगी मुझसे। हाँ बोलो। नहीं, आप जिसका 25% ले रहे हैं वो 125 है, आप 100 का 25% ले सकते थे। चलो कोई नहीं, एक आधी गलती पर्चे में हो जाती है। आधा सवाल गलत, हर सवाल आधा गलत करने की आपको इजाजत है, फिर भी आप पास हो जाओगे। फिर क्यों इतने परेशान होते हो आप? हर सवाल आधा सही हो जाए पर्चा पास, इतना सा मसला है। आखिरत में भी हमारे साथ बड़ा ऐसा ही अच्छा, अल्लाह ने अच्छा मामला किया हुआ है। ये नहीं कहा गया कि गुनाह होगा ही नहीं, जिसकी नेकियां गुनाहों से बढ़ गई। तो 50% पासिंग मार्क्स वहाँ भी भाई। कोई नहीं, गलतियां इंसान से ही होती हैं, हम हैं ही ऐसे, लेकिन वो ऊपर बैठा है माफ़ करने वाला, तो कहता है माफ़ी मांगूंगा तो मैं गुनाहों को नेकियों बदल दूंगा। फ़र्क नहीं ना पड़ता, अल्लाह की ज़ात को, बादशाह है ना बादशाह। पासिंग मार्क्स 50%, इधर भी पासिंग मार्क्स 50%, ठीक है। आधा सवाल सही, हर सवाल आधा सही, और इतना तो पढ़ ही लोगे और पूरा सेशन रगड़ा खाओगे, 115 के करीब लेक्चर्स पढ़ोगे, दबा के प्रैक्टिस करोगे, हर हफ्ते टेस्ट दोगे, असेसमेंट दोगे, टर्म टेस्ट दोगे, मॉक दोगे, इतना कुछ करने के बाद जो आधा सवाल भी हर एक सही ना कर सको तो फिर जंगलों में निकल जाओ। छोड़ो सीए बीए कर लो, इतना तो होना चाहिए। तो बस ले दे के मसला सिर्फ होता है खौफ का, और वो खौफ आपने निकालना है। तो जो सोल्यूशन देखे बगैर होमवर्क किया करेगा उसका खौफ निकल जाएगा।
बाकी जो इस बार नहीं मानेगा वो अगली बार निकल जाएगा उसका। हैं जी, क्या क्या बेहतर यही है पहली बार में ही कर लें पास। हैं जी, ये ना आपका जहन हो के एक दफ़ा में कहाँ काउंटिंग समझ आती है सही से, कम से कम 2 दफ़ा तो CMA की क्लास पढ़नी चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट सही क्लियर होते हैं, हो जाएंगे भाई क्लियर, जाओ आगे। जब बड़े हो गए, जब इंडस्ट्री में ऐड हो गए, हो जाएंगे क्लियर। पता नहीं हम पढ़ते थे तो ऐसा कभी पढ़ा भी था या नहीं, पढ़ाने लगे जब पता लग गया। फिर आप भी जब आगे जाते जाओगे तजर्बा होता जाएगा। पास करो, मेहरबानी आप, ठीक है, जाओ आगे। सुनो लो, मगरों लो वो लो जी। प्रोसेस कॉस्टिंग एक टॉपिक आ रहा है, तकरीबन जुलाई के महीने में आएगा इंशाल्लाह, और फिर जुलाई का महीना जाएगा तो आप भी चले जाएंगे। यानी कि वो कोई बड़े टॉपिक्स में देखा जाए तो मैं सेकंड लास्ट नंबर पे कराता हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पहले, और फिर उनके बाद कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वो स्टपनियाँ अगर कहीं ना फिट हुई हो तो वो फिर रही होती हैं। लेबर कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस, वो कॉस्ट लोन प्रोडक्शन छोटा सा टॉपिक है। दो तीन 4 दिन वाले टॉपिक्स पड़े होते हैं कुछ ना कुछ, यानी कि आखिरी महीने का टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग। आपका फेवरेट टॉपिक होगा इंशाल्लाह। पहले 2-3 दिन जरा खपने के बाद फिर आपको फेवरेट आपका बन जाएगा। पर्चे में सवाल भी लाजमी आता है, और पर्चे में सवाल पास भी यही कराता है बच्चों को, ये और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दोनों ही। इनके साथ एक तीसरा टारगेट कॉस्टिंग दिखाया था ना आपको पहले दिन, छोटी सी ग्रिड है और तकरीबन 25-30 नंबर का पर्चा, 25 नंबर का पर्चा इसमें से आता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के टॉपिक में ये काम में आप इंशाल्लाह काफ़ी महारत हासिल करेंगे। फिलहाल तो आप गुजारा करें, परसेंटेज लिख दी मैंने तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस में लॉस, बेटा असल में ना ये प्रोसेस क्या है, दरअसल ये प्रोसेस है आपकी घर में पड़ी हुई ये पैन है जिसमें चाय बन रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसमें बहुत सारा कुछ इनपुट होता है, मटेरियल, दूध पड़ा और चीनी पड़ी, पत्ती पड़ी, इलायची, सौंफ, पता नहीं क्या कोई लोग डालते रहते हैं जी। उसके बाद लेबर बनाने वाले को भी जो खादमा मिली हुई है आपको घर में है जी, कुछ तो खुदा खौफ किया करो। देखो ना सारी ज़िंदगी ड्यूटी करता है कोई बंदा आपका घर पे। चले खैर, आपके पास वो फिलहाल आप हॉस्टल में बंदा नहीं है तो आपने जो बंदा रखा हो वो चाय के पैसे लेता है, ठीक है ना। तो लेबर की कॉस्ट लग गई, फिर ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स की भी कॉस्ट है। बेसिकली वो ओवरहेड्स की कॉस्ट, असल में तो ओवरहेड नीचे ये जल रहा है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन वो अब कॉस्ट तो मैंने ऊपर से, ये चूल्हा भी मैंने भी नीचे लगा दिया, ठीक है जी, ये चूल्हा है, ओके। तो ये जनाब आपका चूल्हा है, इधर से ये चाय बन रही है। अब ये प्रोसेस है एक जिसके अंदर इनपुट होंगे ये सब, दूध, पानी भी डाल देते हैं लोग, पत्ती, मुख्तलिफ लोगों को चाय पसंद है ना, किसी को दूध पत्ती पसंद है, किसी को मिक्स टी पसंद होती है, तो ये अपनी मर्जी के हिसाब से इनपुट हुआ। अब ये जो आग जलती है, अब कुछ लोग होते हैं मेरी तरह के, वो कहते हैं यार ऐसे हैवी चाय होनी चाहिए, ट्रक ड्राइवर वाली होनी चाहिए। अब उसको काटना पड़ता है, अब वो काट रहे हैं, तो हो सकता है 1 लीटर दूध डाला हो और चाय के कप जो हैं अगर उनको मापें तो वो शायद 700 मिलीलीटर निकले, 3-4 कप निकले, हालांकि दूध के 6 कप थे मिसाल के तौर पे थे, बाकी 2 किधर गए, उड़ गए, एवेपोरेट हो गए, यानी हमारे इस प्रोसेस के अंदर लॉस हो गए। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग हम पढ़ेंगे, हम तो चीज़ें बनाएंगे ऐसे ही, तो हमारे प्रोसेस के अंदर इसी तरह से लॉसेज आया करेंगे। तो खैर एक परसेंटेज आपने निकालनी थी, यहाँ बात तो कहाँ से कहाँ चलेगी। सवेरे सहरी टाइम से सोचा चल रही हैं सन, या नीयतें शुरू कर दी। अफ्तारी में तो सबसे पहले मैंने चाय ही पीनी है आज जाके, ये जो ऐसे मज़े की लग रही है ना, इस तरह की चाय है जी। तो प्रोसेस में लॉस हो जाता है 6% और आउटपुट है 235 कप्स, सॉरी 235 यूनिट, ठीक है, कप्स हैं आपके, ठीक है, आपका होटल है। तो अगर 235, इधर देखो, अगर 235 आउटपुट है तो 235 कप, अगर आपने 235 कर रहा हूं मैं, ठीक है, 235, 2,35,000 ज्यादा नहीं हो जाएगा, है ना। तो 235 कप तो फिर वारे में है, ठीक है, छोटा सा होटल है हमारा, ढाबा है, ठीक है, वैसे भी रोजे हैं तो सुबह जितने को लोग आ गए, तो 235 कप अगर मैंने बनाने हैं चाय के,
तो क्या मैं दूध और पानी मिक्स भी करना है, जो भी है, मतलब इनपुट में जो लिक्विड है क्या वो भी 235 कप ही डालूंगा? अब अगर तो मुझे ये कहा जाए कि 235 कप डालोगे तो 235 कप ही निकलेंगे, तुम्हारा प्रोसेस ऐसा है तो फिर तो ठीक है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, 235 कप डालोगे, नहीं 235 कप तो निकलने हैं, लेकिन दौराने काढ़ा आपके 6% लॉस भी होने हैं, तो फिर कितने कप डालें ये नहीं पता, यही तो निकालना है। दूध कितना लेके आए, या दूध और पानी मिक्स करके कितनी क्वांटिटी डालें कि जब वो पकने के बाद तैयार हो तो 235 कप हो। इसका मतलब फिर वही लड़ाई पै गई कि इनपुट कितना करना है। मुझे रिक्वायर्ड क्या है, इनपुट। चेक करो जरा, कैलकुलेट इनपुट यूनिट्स, ठीक है, तो कोई मसला नहीं। इनपुट कितना करें भाई, देखो गिवन क्या है, और ये क्या है, ये 6% माइनस होने के बाद का है, यानी ये 94 है, 94, ये 94 है। और अगर आप चाहते हैं कि ये 94 बने तो फिर 100 इनपुट करो, कितना 2, यानी 250 लीटर्स। आप अगर लीटर्स नहीं, 250 कप माप के डाल दें। 250 कप अगर आप इस बड़े देग में डालेंगे जिसमें इकट्ठी चाय बनाते हैं आप, 250 कप अगर आप डालेंगे तो 235 कप निकलेंगे। नहीं पता था 250 का, निकाल लिया। वजह पता है क्या है, अब बुनियाद समझो हम कर क्यों रहे हैं ये काम। आपको कहा जाएगा आपको कि भाईजान मैं होटल वाला हूं, चाय वाला हूं, और आप मेरे अकाउंटेंट हैं, तो मैं आपको कहूंगा भाईजान मैंने 235 कप चाय के आज बेचे हैं, मुझे कितने में पड़े जरा कॉस्ट निकालो। अब पागलों की तरह ये नहीं कहना 235 कप दूध और फिर मिसाल के तौर पे एक कप पे 1 चम्मच चीनी लगती है, तो आप कहो 235 चम्मच चीनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि 235 तो है ही नहीं। आपको इनपुट करना पड़ेगा 250 मटेरियल, लेबर लगेगी 250 पे, ओवरहेड्स लगेंगे 250 पे, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए 250 चाहिए था हमें, 235 हमारे रेलेवेंट नहीं था। कॉस्ट तो 250 पड़ेगी। दूध तो 250 कप खरीद कर लाएंगे, तब कहीं जाके 235 कप बनकर बिकेंगे, तो मेरे 235 कप की कॉस्ट 250 कप दूध होगा। ये करेंगे इंशाल्लाह। ये तो शुरू हो जाएगा अभी कुछ अरसे में। ये बस FOI खत्म कर लिया तो आगे काम यही चलना है। ये इसलिए कर रहे थे, कल से अलग अलग बैठना दोनों, जरा दूर दूर, ठीक है। बता दो उसको, मैंने तुम्हें कहा है, बताओ उसको। हाँ अच्छा, ऐसे मैंने कहा जरा चलो चाय शाय बना लें। चलो जी, आखिरी सवाल है, अब ये तो कर ही दो यार। नहीं, किसने कहा आउटपुट 100 है? आउटपुट कैसे 100 हो सकता है? अगर सवाल चुप होगा ना, आगे जाके बताऊंगा, तो फिर हम वो सिर्फ ये बोले ना, यहाँ सिर्फ लिखा होता 6% लॉस है, तो वो 6% लॉस होता एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट, होता ही इनपुट है, ठीक है ना। तो ये तो उसने क्या कह दिया, ये तो कह रहा है ना आउटपुट इतना आता है, तो फिर इसका मतलब इनपुट का 6% लॉस होकर ये बचता है। तो हमेशा खामोशी केस में भी हमने इनपुट ही अज्यूम करना है। बाकी छोड़ें, सवाल आगे चलेंगे तो ये सिर्फ समझाया है कि कैलकुलेशन ऐसे करनी पड़ सकती है, परसेंटेज देखेंगे आगे सवालों में। इनपुट की परसेंटेज है या आउटपुट की है, ये फिर खामोश होगा। अव्वल तो वो खुद बताता है, सवालों में खुद बताता है कि जी 6% ऑफ इनपुट लॉस हो जाएगा प्रोसेस में, या कहा करेगा 6% ऑफ आउटपुट लॉस होगा। और अगर चुप होगा तो हम अज्यूम करेंगे 6% ऑफ इनपुट लॉस होता है, ठीक है। ये खामोशी केस में भी यही करना है, या तो वो बताएगा या वो चुप होगा। चुप भी होगा तो हमने इनपुट की परसेंट, हमने समझना है इनपुट का 6% लॉस होता है, तो आउटपुट फिर कितना बचता है? 94 जी। ओ हाँ, अगला तो कीता ही को नहीं सी। आई एम सारी। चले पहले ये तो अब बताएं, क्लियर है ये? चलो अगर ये क्लियर है ना तो इसको पूरा कर ले। आई एम सारी 2021 में 10% बढ़ा, अब 22 के अंदर किराया जो बढ़ना है, तो कोई ऐसा मालिक मकान मुझे भी ढूंढ देना जिसके पास मैं भी कोई प्रॉपर्टी किराए पे ले लूं, जो कि इंक्रीमेंट 500 पे ही लगाई जाएगा। कहाँ इतने अच्छे होते हैं। जो 550 हो गया है ना, अगली बार अब इसने यूज होना है, ठीक है। 550 फिर 10% 12% बढ़ेगा, 1 2 कितना आ गया? 616। और फिर तीसरा साल जो है, तीसरा साल
ये 616 को पकड़ेंगे भाईजान वो जो है, ठीक है जी। और फिर इसको ओ डिक्रीज तो ये 0.95, ठीक है जी। सॉरी बेटा मैं भूल गया था असल में सवाल में जी, पॉइंट अपने पास रख लो, ठीक है, सही है। आखिरी कर दो सवाल, जान छाड़ दो। यदि FOH का नाम भी नहीं लिख सके आज, मैं सोच रहा हूँ ये सवाल करा देता हूँ, ऐसे ही करना तो है ही, ज़रा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रिवाइज करना है भाई, ये कर लेते हैं। FOH कल ऐसे बेहतरीन सुकून से इत्मीनान से हर तरफ से फ्री होकर, हर तरफ से बेसिक से फ्री, अगर ये छोड़ दूंगा तो कल फिर मुझे ये तकलीफ होगी ये भी कर लें, ठीक है। हाँ लेकिन आपका आज होमवर्क बहुत लाजमी क्या है, जो नोट्स हैं वो आपने एक एक लफ्ज़ पढ़ के आना है, जूस निकाल के आना है उनका, कोई एक लफ्ज़ भी अनरेड ना रह जाए और अनसमझड ना रह जाए, जो समझ ना आए मुझसे समझड लें, ठीक है जी। सेल्स फॉर द ईयर 285 है, दीज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20% नेक्स्ट ईयर। अरे यार नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट सेल ऑफ 2022, इसका मतलब है कि सेल फॉर द ईयर 2021 कर दो ना, ठीक है यार, ये भी कोई सवाल है। 285,000 इंटू 1.2, ठीक है, ऐसे ही है, बरकत के लिए एक सवाल पड़ा था यहाँ। हाँ जी, को मसला? लो जी, अब थोड़ा थोड़ा टाइम याद होने लग गया, लीगल रह गए हैं 12 मिनट, 5-10 मिनट इलीगल लूँगा आपके ताकि ये पूरा हो जाए। अच्छा चलें, ऐसा करते हैं, मैं फॉर्मेट बना देता हूँ, ये ट्राई आपने करना है, ठीक है, लेकिन तसल्ली से देखना है, जल्दी नहीं करनी है, मैं कल फिर करा दूंगा ना। दो तरह के बिजनेस होते हैं। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपने इंट्रो में पढ़ा हुआ है, मैं इसको आपका जुर्म नहीं कह रहा, मैं फिर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कह के ये नहीं मांगता, नहीं है। ये CMA में ICAP की किताब के अंदर ये सवाल कहीं नहीं मिलेगा, इस तरह का सवाल कहीं नहीं मिलेगा। ये मैंने उठाया है FAR 1 का, वो भी पुराना सवाल, ये तब का FAR 1 का सवाल है जब ये जिस करंट स्कीम में आप पढ़ रहे हैं, ये को 5-6 अटैम्प्ट्स पहले जो चेंज हुई थी ना, उससे पहले ये FAR 1 में एक चैप्टर होता था कॉस्ट अकाउंटिंग, मैंने पहले भी जिक्र किया है, ये उस वक्त आया हुआ FAR 1 का सवाल। तो ये नहीं है हमारे पास किताब में, सिलेबस में नहीं, लेकिन ये सीखना ज़रूरी है, ये दिमाग के अंदर ये चीज़ चल रही होती है, पता होना चाहिए, हेल्पफुल बहुत है आपको, आगे जाके खुद अंदाज़ा होगा, ठीक है। मैंने आपको कहा था इसलिए ज़रा एक्स्ट्रा काम है, समझ लो, ठीक है, और सही है ना, बेसिक्स में बंदा एक्स्ट्रा काम थोड़े बहुत करता है एहतियातन, जैसे हाई लो जो नहीं टेस्ट हुआ कल मैंने वो करवाया एंड पे जाते हुए, क्यों करवाया, डर दें, ठीक है ना, और मुश्किल काम नहीं था, टेक्निकल ज़रूर था, एक बार हो गया ना, अब मार नहीं खाते आप, अब ना हो तो अच्छी बात, हो जाए तो उससे भी अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, दो तरह के बिजनेस होते हैं जी, एक होता है जी ट्रेडिंग बिजनेस और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग बिजनेस जो है ना, कर क्या आए हैं आप, ट्रेडिंग बिजनेस का P&L पता है आपको कैसे बनता था कि नहीं पता? पता था या नहीं पता था, मैं तो बताऊंगा इंशाल्लाह आपको कि सेल्स में से लेस हुआ करती थी कॉस्ट ऑफ सेल्स, और सेल में से जब कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस होती है तो आप कहाँ पे पहुँचते हैं जी, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। अब ये जो सेल है और ये कॉस्ट ऑफ सेल है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी असल में डिस्कशन है इस वक्त, ये कैसे निकाला करते थे आप, ये मैं ज़रा वर्किंग में कर दूं अगर आपको, तो
सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करके आप पहुंचा करते हैं जीपी पे ना। तो मेरा ये सवाल है कि ये कॉस्ट, चले पहले पूरा फॉर्मेट कर लें। ग्रॉस प्रॉफिट तक अगर आप पहुंच जाया करते हैं तो उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, ऐड अदर इनकम लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस समझते हैं ना, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस वगैरह, ठीक है। तो लेस करते हैं आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। भाई लिख ले, तेरी मेहरबानी। वापस आ गया जी दोस्त मेरा, ठहरूंगा। हॉस्पिटलाइज रहा है 3 दिन, बीच में संडे आ गया था असल में, वरना अच्छा जी। तो यहां से हम पहुंच जाएंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब ये जनाब हमारा पीएनएल, पूरा ही पीएनएल बना दिया मैंने, ठीक है जी। आ जाती है, मैंने नहीं ऑपरेटिंग नहीं, बस मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया, ठीक है। हाँ, पूरा फॉर्मेट तो फिर यही है कि आपकी जीपी के बाद अदर इनकम ऐड होती, फिर उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स एक्सपेंस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर ओसीआई, फिर टीसीआई। ये तो पूरी बात तो बहुत लंबी है, अभी छोड़ो। मैं सिर्फ आपको, मकसद नहीं है ना इस वक्त इनके अंदर डिस्कशन करना, मकसद मेरा इस वक्त है ये कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल में ही तो प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ी होती है, या अगर आप बनाने वाली कंपनी नहीं खरीदने वाली है तो परचेज कॉस्ट। तो मेरा इस वक्त जो मुद्दा है बयान करने का मकसद वो ये है, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ सेल हम निकालते कैसे हैं। तो ये जनाब मैं आपको वर्किंग वन में शो कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आप निकाला करते थे, वहीं भी आप कर लिया करते थे, पर मैं जान के अलग कर रहा हूं, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ सेल आप निकाला करते थे, कुछ यहां पे आपको सिखाना चाह रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक किसका जी, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज लिख दूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड। अच्छा, और लेस कर दिया करते थे आप इसमें से क्लोजिंग कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फिनिश गुड्स की। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, हाँ ठीक है भाई, वो चीज़ें होती हैं, मैं वो दूसरी तरफ ले आता हूँ ना, सब्र कर दो। तो ये जनाब आपका वो डिब्बा है जो आप वहीं पे ही बना लिया करते थे। तो इसका आंसर क्या हुआ करता था, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। मिसाल के तौर पे 5 रुपये और 112 रुपये और 8 रुपये, क्लोजिंग क्या आ गया 100, ये 109 रुपये आपकी क्या बन गई, कॉस्ट ऑफ सेल। ऐसी अज्यूम डाटा जी, ठीक है। अब मसला और बन गया, 112 भी अज्यूम, चलो। तो 109 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है, ये इधर से आपकी आ जाएगी, ओके। तो सेल लिखोगे, जीपी आएगा, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम वगैरह, तो ये नेट प्रॉफिट। कोई मसला। अब अगला मसला ये है कि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड है ये आपको निकालनी पड़ती है कभी कभार, जब परचेज की कॉस्ट में वही वाली बात जो स्टार्ट में कर रहा था और चीज़ें भी आ जाएं, ठीक है। मसलन कैरेज इनवर्ड ऐड होगा, मसलन नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, डिस्काउंट्स, रिबेट्स लेस होंगे, और भी कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, इंस्पेक्शन कॉस्ट है, लटरम पटरम, जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, वो सब क्या होती हैं। तो इसका मतलब आपको ये भी हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड भी निकालनी, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज भी निकालनी पड़ जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये वर्किंग ऐसे करते नहीं, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं मकसद पे पहुँच जाऊँ, ज़रा जो समझाना है। अभी मैं उस मकसद पे नहीं पहुँचा, मैंने आपको सिखाना तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है,
लेकिन अब क्या करूं, बात तो पूरी करके ही चलना पड़ेगा ना। सवाल हो ना हो, सवाल कल हो जाएगा, बुनियाद तो पड़ी होगी ना, तभी सवाल करना क्या है, तो सवाल तो कोई भी कर लेगा, समझा दो तो कैलकुलेटर लेके, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 2 में अब मैं क्या निकालने लगा हूं जी, कॉस्ट ऑफ परचेजेस। ऐसे ही 2-4 चीज़ें मैं अज्यूम कर लेता हूं जी, ठीक है। सबसे पहले तो परचेज प्राइस हुआ करती है, तो परचेज प्राइस हमारी जो हमने परचेजेस की हैं, हमारी उसकी परचेज प्राइस थी 98, ठीक है जी। और इसमें कैरेज ऐड किया हमने, लेट से 5 रुपये किराया लग गया, 112 तो उतने जान देना मैंने, ठीक है। इसके अंदर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हमने ऐड किए, लेट से कोई 3 रुपये के टैक्सेस भी आ गए। और फिर अच्छा डिस्काउंट रिबेट मैंने माइनस है नहीं, या हैं तो मैंने 98 में माइनस कर लिया, इतनी जगह नहीं है ना, बस करें। नॉन रिफंडेबल मतलब जगह टाइम का भी मसला है, नहीं तो लिखी जाओ तो ये तो लिस्ट खत्म ही ना हो, ठीक है। अच्छा बस बाकी मैं इस तरह से कर देता हूँ, प्लस कर दें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ठीक है जी। 112 चुहे कितना रह गया, कितना कर दूं 6, अच्छा लें जी, तो टोटल कितना हो गया, ये इस तरह से हम निकाला करते हैं, ठीक है जी। 112 ये मैंने अज्यूम किया फिगर्स, ओके। पता नालल को पूछ दे हो यार ये कहाँ से उठाई है सर ने चीज, तो ये कॉस्ट ऑफ परचेज निकल आई जिसको हम, तो ये जनाब आपका क्या है, ट्रेडिंग बिजनेस। तो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर ये हुआ करता है, ठीक है। लेकिन जो आपका ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बिजनेस है, यार आज बोर्ड की तरफ गए नहीं हम यार, बोर्ड इज रोइंग जी। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में पीएनएल कैसे बनेगा, इधर देखो जरा, इधर देखो, क्या होने लगा वाला, क्या होने लगा वाला, क्या होने लगा वाला, क्या होने लगा, कॉपी पेस्ट। लेकिन फर्क कहां पे आएगा, इधर देखो, अब ये तो डिफरेंट हो जाए, कोई फिगर ऐसी कोई फिगर और अज्यूम कर ले, इस पे 125 कर लेते हैं, ऐसे कोई 125 फिगर, ये बात जो निकल आई, जो अज्यूम फिगर में निकल आई, ठीक है। हाँ जो कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है ना, इसमें ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का ही होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर एडजस्टमेंट फिनिश गुड्स के स्टॉक की होती है। लेकिन आज हम चीजें खरीद कर नहीं लाएंगे, बनाएंगे, खरीद के नहीं लानी, हमने बनानी है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस लिखूं, मैन्युफैक्चर्ड लिखूं, मैन्युफैक्चर्ड जरा लंबा लफ्ज है, फिर मैं मैन्यूफ लिखूंगा, मैन्यूफ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। टी भी डाल देता हूं, जगह बन गई टी की, ओके। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। बट ठीक है यार, ऐसे ही काफी है, नहीं कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर फिनिश गुड्स की ही, कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, जो चीजें बिक गई उनकी कॉस्ट, तो जो बनी है वो इधर आएंगी। अभी रॉ मटेरियल भी आता है, सब्र करें, रॉ मटेरियल भी आ रहा है, कहीं नहीं जाता। अगली बात, अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने के लिए आप लोगों ने सीखा था क्या भला, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यहाँ पे आपका इंशाल्लाह मटीरियल शटीरियल सारा कुछ सीधा कर लेंगे, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता था आपका, बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल यहीं पे निकल आती है, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की हेडिंग देता हूँ, फिर वर्किंग टू की हेडिंग अलग से दे दूंगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो आपने इंट्रो में सीखा था, जिन्होंने नहीं सीखा था उन्हीं के लिए तो करा रहा हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी, ज़रूरत सिर्फ ये है कि जब कभी इसका ये दिमाग इसका ये जो स्केच है ये यूज़ हो रहा होता है, जब कभी सीएमए के अंदर हो जाता है, होना चाहिए स्केच बना हुआ, जिन्होंने वो सवाल नहीं किया होता इंट्रो के अंदर उनको मसला आता है, तो फिर अब उनका भी मसला ख़त्म हो जाएगा, सब एक ही फुटिंग पे आ जाएंगे, वार फुटिंग्स जिनको कहते हैं। आईकेप के साथ हमारी वॉर है ना, तो हम वॉर फुटिंग्स पे उस वक्त। ले जी, 3 चीज़ें इसमें होती हैं जी, फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट
बताया था आपको, ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने ये काम आपके लिए पहले कहीं ना कहीं लिखा था, ये देखो, ये तकरीबन मैंने बना दिया था आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जब प्रोडक्शन कॉस्ट तक आ जाएंगे, उसके बाद वर्क इन प्रोसेस की एडजस्टमेंट करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे आएंगे, और फिर वहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल की एडजस्टमेंट करके आप वो फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट करके कॉस्ट ऑफ सेल पे पहुँच जाए। ठीक है ना? तो ये बनाया हुआ है मैंने पहले, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जीपी के बाद आती है, अभी मैं कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं पहुंचा। अच्छा यार, ये मेरा जो इस तरह से बोलने का स्टाइल होता है, इससे परेशान ना हो करो, सवाल करते रहा करो। ये ऐसे ये स्टाइल है अपना, है थोड़ा जैसे सोए हुए भी जाग जाते हैं, और सवाल करने वाला भी चौंक के सवाल का जवाब सुनता है। और अगर आपको परेशानी होती है तो बता दो, मैं कुछ कर लेता हूँ, हाइब्रिड में बिठा देता हूँ आप लोगों को। मैं तो मुड़ना कोई नहीं। चलो भाई, लग जाएगा तानू पता मेरा। हाँ, ईजी नहीं लेना। हाँ, ईजी नहीं लेना है। लो भाई, कम हो गया अपना तो है। यही वाला डेटा उठा लेंगे। ठीक है, डेटा तो बना बनाया मिल गया हमें, थोड़ा इसको स्मार्ट कर लेते हैं, मेरी तरह स्मार्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, अच्छा जी, अब इधर देखें भाई, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर हमने क्या किया, सारी प्रोडक्शन कॉस्ट को ले लिया। भाई मैं अभी तुम्हारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को लेके आता हूँ, परेशान ना होना, बारी आने दो। ठीक है, अभी उससे बहुत दूर है, समझ गए हो क्यों दूर है? ये निकलेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ये निकलेगा, ये यहाँ, एक मिनट, ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ये निकलेगा, फिर आपके वाले नॉन प्रोडक्शन आ जाएंगे। ठीक है, कितना लंबा सफर था। अच्छा जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में असल में हमने लेना होता है, मैं यूं लिख दूं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लेना है आपने। मैं इसको वर्किंग 3 लिखना चाहूंगा वर्किंग 3। इसको कैसे निकलेगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड? ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल परचेज लेस, इस बहस में नहीं पढ़ते, मैं यहाँ वैसे ही लिख देता हूँ, बस ये निकल आया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में। वैसे ही जबानी का तो टाइम गया मुक, कल सवाल करना तो है ही, उत्थे रोला पाना तो है ही, दोबारा क्यों पाएंगे रोला। ओपनिंग रॉ मटीरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटीरियल परचेज लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल से आप पहुंचेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पे। तो डेटा सवाल के अंदर देख लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया फिलहाल। कल जब सवाल कराऊंगा ना ये वाला जो आपको होमवर्क में दे रहा हूं, तो मैं फिर जाहिर सी बात है सवाल तो पूरा करना ही है मैंने। ठीक है, अभी तो फॉर्मेट खेल रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा, अब मटेरियल जो कंज्यूम हुआ, लेबर जो लग गई, प्राइम कॉस्ट आती है। कोई नहीं, ये एडिंग देने की जरूरत नहीं है, वैसे दे दिया तो कोई बात नहीं। एफओएच ऐड होते हैं और यहां पर हम पहुंच जाते हैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी इसको कहते हैं। यानी इस पूरे पीरियड के अंदर जितनी कॉस्ट फैक्ट्री में लग चुकी हैं वो। ठीक है, अब मसला पता है क्या है? मसला ये है कि मेरी फैक्ट्री कहाँ है, मैं पहले वो ले आऊं कहीं से। कहाँ गई मेरी फैक्ट्री? ये मसला ये है बच्चों, अकल के कच्चों, मसला ये है कि कोई मसला ही नहीं है। मसला ये है कि कोई मसला नहीं है, मसला तो है ही नहीं। मसला ये है कि हमारे पास ना स्टॉक पड़े होते हैं 3 तरह के। पहली बात तो ये डिसाइड कर लें आप कि इस वक्त हम इसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है भाई को, जैसे मैंने समझाया, हम इस वक्त सिर्फ बात कर रहे हैं इधर। ठीक है, अब इस फैक्ट्री के अंदर ही 3 तरह की चीजें होंगी। स्टॉक 3 तरह के हमारे बिजनेस में होते हैं। एक वो जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, दूसरा वो जो अभी ना तितर है ना बटेर है, और तीसरा वो
जो फिनिश गुड्स बन चुकी हैं, ये गाड़ी मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है जी। और ये गाड़ी जनाब ऐसे दरवाजे भी लगे हुए हैं, और ये अब इसका मुंह किधर को है पता नहीं, लग नहीं समझ नहीं लग रही। इसको इधर से धुआं निकाल लेते हैं, इधर को मुंह है, ये सेल डिपार्टमेंट शोरूम में जाके खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो अब 3 तरह के हमारे पास स्टॉक मौजूद है, ठीक है। रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हो गया वो कॉस्ट नज़र आ रही है, जो स्टॉक होगा वो अलग हो गया। वर्क इन प्रोसेस वो है जो ना इधर रहा और ना अभी इधर पहुंचा है, और फिनिश गुड्स तो सुकून से यहाँ से निकल कर चला गया, वो कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्ट भी हो रहा है। अब मसला ये है कि इस लाल डिब्बे में आपको पता है मटेरियल भी लगा है, लेबर भी लगी है, ओवरहेड्स भी लगे हैं, ठीक है। वो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो कंप्लीट हो गई ड्यूरिंग द पीरियड उन पे भी लग चुका है, और जो अभी कंप्लीट नहीं हुई उन पे भी कुछ ना कुछ तो लग गया है। मटेरियल भी काफ़ी देखो लगा हुआ नज़र आ रही शक्ल, शीटें, एक टायर भी लग गया है, लेबर भी यहाँ तक लग चुकी है, कुछ ना कुछ काम भी हुआ पड़ा है, कुछ रहता है, कुछ यानी कुछ कॉस्ट इनकर हो गई, कुछ रहती है। अब मसला क्या है, हम यहाँ पे निकालने चले हैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट या टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जो मैन्युफैक्चर्ड हैं उनकी कॉस्ट लेनी है। तो वर्क इन प्रोसेस क्या मैन्युफैक्चर्ड है? नहीं ना। कुछ याद आया इंट्रो? या जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनको ये समझ आई है बात की? जिन्होंने पढ़ा वो मुझे जवाब ही ना दिया करें। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ ये टॉपिक चॉइस में छोड़ा हुआ था, मुझे वो जवाब दिया करें। मेरी बात की समझ आई है? फैक्ट्री के अंदर टोटल खर्चे इस वक्त हो चुके हैं 270 रुपए के, ठीक है। ये 270 रुपए के जो खर्चे हैं इनमें आपकी वो चीज़ें जो अभी इनकम्प्लीट हैं, पार्शली कंप्लीट हैं, आपकी वो चीज़ों के ऊपर भी तो खर्चा हो चुका कि नहीं? और बोलो, जितना मटेरियल उन पे लग गया वो तो लग गया ना, कंज्यूम्ड में आ गया ऊपर। जितनी लेबर के ने काम कर लिया वो पैसे लोग लेके वो लेबर में आ गया। जो बिजली, गैस, पानी, वो ओवरहेड लटरम पटरम उस पर लग चुके हैं, वो लग चुके हैं, वो फैक्ट्री कॉस्ट में तो आ रहे हैं। पर मुझे चाहिए टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसलिए क्या करेंगे, हम वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट निकालेंगे और उसको इस फैक्ट्री कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। तो जो बचेंगी वो सिर्फ वो कॉस्ट होगी जो कंप्लीट वाले यूनिट्स पर लगी है, ठीक है। अब ये हम कैलकुलेट करेंगे प्रैक्टिकली, तो कैसे प्रोसेस अकाउंट में भी करते हैं, लेकिन बड़े होंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन में जाके करेंगे। पर्चे में आपको यहाँ पर इस तरह के सवालों में तो आपको दिया होगा, कम से कम आज तो दिया होगा, ठीक है। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को क्या करना है, आपने लेस करना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को। अज्यूम करते हैं जी, लेट्स से हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता लगा कि 30 रुपए की कॉस्ट इस ऐसी गाड़ियों पे लग चुकी है जो अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो इसलिए इस कॉस्ट को यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, ये बात तो समझ में आती है, तो दूसरी भी आनी चाहिए समझ में। पिछले पीरियड में भी तो ऐसा ही हुआ होगा। अब देखो ना, ये जो आपकी गाड़ी इस पीरियड के अंदर इनकम्प्लीट पड़ी है, जैसे ही ये पीरियड एंड हो गया, अगला पीरियड स्टार्ट होना है, अगले दिन सुबह जब लोग आएंगे तो सबसे पहले इसी ने फिनिश होना है। इसका मतलब पिछले पीरियड का जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा सबसे पहले इस पीरियड में वो, लेकिन वो इनमें से किसी कॉस्ट में वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट नहीं आ रही होगी क्योंकि वो पिछले पीरियड के अंदर इनकर हुई थी। इसलिए पूरा फॉर्मूला इसका क्या है, ऐड कर दें ओपनिंग वर्क, बिल्कुल ऐसे जैसे ओपनिंग फिनिश गुड ऐड करते हैं क्लोजिंग लेस, ऐसी ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ऐड करते हैं क्लोजिंग लेस। थोड़ी लॉजिक देने की कोशिश की, ना समझ आया तो कल दोबारा पूछ लेना, ठीक है जी। आप वो कर लें भाई जी, तो आप 25 को ऐड कर दें, मिसाल के तौर पर ये 25 है, ठीक है। तो टी अकाउंट हम तो बिल्कुल भी नहीं बनाते जी। 265 क्या आ गया, ये देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ओके। तो ये लें जी, बस ये फिर इसको मजीद आगे कम कर सकते थे हम, मैंने नहीं किया। ये देखो, ये 265 इधर आ गया। लेट्स से ये 15 है हमारे सवाल में और ये 13 है, ऐसे ही। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ जाएगी, वो जितनी भी आए बता दो, चलो 70, 80, 80, 70 और 200, खुदा का खौफ करो 93, तो 267 इधर चला जाएगा, ठीक है जी, ओके। ये थोड़ी सी बात की। अब ये सवाल जो है ना, इसमें उसने क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालो। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही बनाना है आपने, ठीक है, ओके।
टोटल प्राइम कॉस्ट भी शो करना। तो ये सवाल आपने करना है, इसमें मसले मसाइल आपको आएंगे इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ तो मसले मसाइल आया करें, फिर उनका हल फिर अल्लाह निकाल देते हैं ना अगले दिन, ठीक है। और कुछ भी नहीं है होमवर्क में, और आपने सारी थ्योरी एक बार रीड कर लेनी है, कोई चीज़ उसमें कोई स्टोन अनटर्न्ड न रह जाए। ओके, कल फिर मैं उसको गो थ्रू करूँगा, कल एफओएच का टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।